हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 13 फरवरी 2025 को जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, इस पेपर के अंदर 20 सवाल आए थे। 20 सवाल के हम स्टेप बाय स्टेप सारे अप्रोच सीखेंगे। भाई टाइम मैनेज कहां करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से सवाल सबसे पहले अटेम्प्ट करने होते हैं, ये सारी अप्रोच हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए, इस पेपर में आपके सवाल किस टाइप के आए थे, उन सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आया था कि वो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 2248 और 1761 को भाग देने पर क्रम से शेषफल, यानी 2248 में भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, और अगर 1761 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। कितने कितने शेषफल बचते हैं? पहले 2248 में भाग देने पर 3 बचता है और 1761 में भाग देने पर 1 बचता है। इसका मतलब अगर शेषफल बच रहा है तो पहले ही आप इनमें से कम कर लो ताकि भाग पूरा पूरा जाए। तो इसमें से अगर आप 3 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2245। और इसमें से अगर आपने 1 कम कर दिया तो कितने हो जाएंगे? 1760। कितने हो जाएंगे? 1760। अब देखो, अब आपके सामने दोनों नंबर आ गए। अब दोनों नंबरों में से आपको ऑप्शन से पता करना है भी किस संख्या का भाग पूरा पूरा दोनों नंबरों में जा रहा है। तो देखो, 14 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहां है 2245 जो एक क्या है, जो आपके विषम संख्या है, और विषम संख्या इधर 14 एक सम संख्या है, तो विषम संख्या में कभी सम संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये बात, इसका मतलब 14 का नहीं जाएगा, 24 का नहीं जाएगा, दोनों ही सम है ना, इसका मतलब दोनों ही कट हो गए। अब बच्चे कौन? 5 और 19। अब 5 का भाग तो देखो ऑब्वियसली बात है कि 5 का भाग जाने की, 5 की भाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई के स्थान पे या तो 5 और या 0, और दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब 5 का भाग तो इन दोनों में जा रहा है। लेकिन 5 से बड़ी भी देख लेते हैं, एक संख्या 19 और है ना हमारे पास, तो 19 का ट्राई कर लेते हैं। तो देखो 19 एकम 19, पीछे बच के 3, 34, 19 एकम 19 15, और 155। 155 में 19 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 19 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 19 भी कैंसिल हो गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? बी नंबर, यानी 5 उत्तर आएगा इसका। इसका कौन सा आंसर आएगा? बी नंबर ऑप्शन। अब है आपके सामने दूसरा सवाल कि दो ट्रेनें, एक ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आमने सामने से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई है वो 480 मीटर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? एक दूसरे को जब वो पार करती है तो 28 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक याद करनी है आपको। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको क्या करनी है? याद करनी है। अब देखो, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक लगेगी ये हम अभी देखेंगे। अब देखो, यहां से आपको दूरी, और दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई तो होगी, दूरी आपस में ट्रेन की लंबाई होगी। अब एक ट्रेन की लंबाई तो आपको 480 मीटर दे दी, और दूसरी ट्रेन की आपको लंबाई आपसे पूछ ली, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हम क्या मान लेंगे? एक्स। ये तो आपकी क्या हो गई? दूरी हो गई। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल क्या है? दोनों ही ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही है, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ेगी। तो 80 और 50 कितना हो गए? 130। लेकिन ये किस में आ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। इसे गुणा करेंगे 5/18 से, इंटू समय। समय कितना लगेगा? 28 सेकेंड। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। तो यहां से देखो आपके कट किस से रहे हैं, तो ये आपके 65 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो ये आपके 9 आ जाएगा। और किससे कट रहे हैं? और तो किसी से नहीं कट रहे हैं। अगर किसी से नहीं कट रहे, इसका मतलब ऊपर वाले को डायरेक्ट गुणा करो, तो 480 प्लस एक्स इक्वल 65 को 5 से गुणा करते हो, और किसी भी नंबर को अगर 5 से गुणा करते हो तो उस नंबर को आधा कर दो। यानी इसका आधा कितना होगा? 65 का आधा होता है 32.5। पॉइंट आपको बीच से हटा देना है, यानी 325। यहां से 325 आ गया। 325 को आप गुणा किससे करोगे? 28 से। किससे गुणा करोगे? 28 से। भाग 9। अब देखो, अब आपको आगे सोल्व करना है, तो सबसे पहले जो ही आप 25 से गुणा करते हो ना, तो एक बात हमेशा आप ढूंढने की कोशिश करो
कि सामने वाला 25 को गुणा कर रहे हैं तो सामने वाले नंबर में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो उसमें 4 का भाग दे दो और इसको 4 से गुणा कर दो। इसको 4 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, इसको 4 से गुणा करने पे आपके 1300 आ जाएगा। यहां से 1300 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा। तो 13 7 9100, यानी यहां से क्या बन गया 9100 बट्टे 9। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। इसका मतलब एक्स बराबर 9100 बट्टे 9 माइनस इधर 480 आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना 480 बट्टा 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसको करेंगे 9 से गुणा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 9100 माइनस इसको 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, पहले तो आएगा आपके 0 और 8 ने 72 का 2 हासिल की 7, 9 चौक 36 और 7 कितने हो गए, 36 और 7 हो गए आपके 43। अब ये इसमें से घटाओगे तो इसमें से अगर मान लीजिए ये 100 है, 100 में से 80 20 घटे तो आपके 80 बचे। अब बचे ये 9000, 9000 में से 4300 निकालो, यानी 90 में से 43 निकाले तो 40 और 7 कितने हो गए 47, यानी 4780। और 4780 में भाग कितने का देना है, 9 का। तो 9 का भाग देंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, पीछे बच के 2 और 9 तीय 27। अब देखो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन चला गया, बाकी तो 53 तीनों में ही आ रहा है। अब एक बच गया, एक के पास में 0 है, 9 एकम 9, 531, 531 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आप चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल है कि रामू ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का क्या किया, निवेश किया। अब उसकी राशि कितनी है, मतलब रेट क्या है 4%। 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 127 रुपए और 50 पैसे प्राप्त हुए। तो संगत साधारण ब्याज आपको बताना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज 4% की अगर दर होगी तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल में 8%। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई की बात चले तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8% तो होगा ही होगा, लेकिन 8 से ऊपर भी होगा। 8 पे ऊपर कितना होगा भाई, जो परसेंट दे रही उसको एक बार तो 8 तो आपने ले लिया, फिर क्या करो 4 को 4 से गुणा करो, 16, 16 में 100 का भाग दो तो 0.16, तो 8.16। ये तो आ गया आपके सीआई, ये आ गया आपके एसआई, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पूछे तो 0.16 आएगा। अब यहां से आप जब इस सवाल को सोल्व करोगे तो यहां से जब सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको सवाल के अंदर दे क्या रखा है, 127 रुपए और 50 पैसे दे रखे है ना। ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमने माना है कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन गया, जोड़ा। अब हमें याद क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना 8 है, तो 8 से गुणा कर दो। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, ये पॉइंट अगर आप हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएंगे, डबल जीरो, और यहां से ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो इधर से कट जाएगा। अब आपके सामने क्या बचा है, 1275 बटे 816 गुणा 80। अब इसको आप 8 के पारे से काट सकते हो तो ये 10 बार कटेगा और ये आपके कट जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 102 बार। अब आप और काट सकते हो, ये तो आपके 5 आ जाएगा और यहां से आपके 51 आ जाएगा। अब 51 के पारे से इसको काट दो तो 51 दूना 102, 102 अगर इसमें से आप घटाओगे ना पीछे 25 बचेगा, 25 के पास में 5 उतारोगे तो 255 हो जाएगा, 51 पानी। और यहां से 25 को 5 से गुणा करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 125, यानी साधारण ब्याज कितना आएगा 125 रुपए। कितना आएगा 125 रुपए। और वैसे आप सिंपल इंटरेस्ट यहां से दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सीआई है ना वो हमेशा ही एसआई से ज्यादा होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब 140 से 135 होने की तो संभावना नहीं। एक ऑप्शन दो ऑप्शनों के बीच में खिला था, तो इसका मतलब सोल्व तो आप वैसे भी करना पड़ता था। बाकी आप अगर ऑप्शनों से सोल्व करते ना तो यहां से इनके दो ऑप्शन तो आप पहले ही उड़ा सकते थे, फिर दो ऑप्शनों में से एक आंसर कंप्लीट होने की संभावना थी। अब है आपके सामने चौथा सवाल के एक संगठन में 1224 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी है, 1224, जिनमें से 25% कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। पदोन्नत का मतलब उनका कैटेगरी चेंज कर दी गई। पहले वो मान लीजिए किसी कैटेगरी में और में काम कर रहे थे, फिर उनका पद बढ़ा दिया। ऐसे कितने कर्मचारी जिनके पदोन्नति मिली, तो कुल कर्मचारी कितने 1224 है। अब 1224 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4,
यही तो हमें याद करना है। अब 4 का डायरेक्ट आप यहां से भाग दे तो 4 तीरी 12 और 0 और 6 चौक 24, यानी 306 लोग ऐसे थे जिनको पदोन्नति मिली, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने पांचवा सवाल कि ए सी और बी सी का चतुर्थ अनुपाती डी है, तो बी सी स्कोर बटे ए डी बटा सी और सी का चतुर्थ अनुपाती याद करना। तो यहां से देखो आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी बटा ए, बी इंटू सी बटा ए, ये मान ए का, ये बी का, ये सी का, तो बी इंटू सी, यानी बी इंटू सी का मतलब भाई सी इंटू बी सी बटा ए का मान तो ए ही है, और इनका चतुर्थ अनुपाती क्या आएगा, बराबर डी आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके डी आएगा। यहां से किसी के कटने की संभावना है क्या, नहीं कटने की है, इसका मतलब ये सारा ही मान डी का हो गया, ये डी का मान आगे आपके काम आएगा। अब आपको अगर ये डी का है मान, अब डी का मान जहां डी आएगा वहां ये मान पुट करेंगे, तो सबसे पहले आपके क्या आ रखा है, बी सी स्क्वायर। एक मिनट, यहां से आप क्या है, यहां पर भी आपको ए बी सी दे रखा है, चतुर्थ अनुपात याद करना। तो ये बी है, ये सी है, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, बी, बी का मान क्या है, ए डी बटा सी, ये तो किसका आ गया मान, ये तो आपका आ गया बी का, इंटू सी, इंटू सी बटा ए, बटा ए भी एक फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर भाग में तो गुणा में चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, ए ऊपर चला जाएगा और बी सी स्कोर नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास डी का मान है, डी का मान आप यहां रख दो, तो ए का तो ए, डी का मान कितना है, डी का मान है आपके सी स्क्वायर, भाई सी इंटू सी, सी स्क्वायर इंटू बी, और फिर ये सी आ गया, यानी सी क्यूब आ जाएगा वैसे तो, चलो छोड़ो, बट्टा सी इंटू ए इंटू बी सी स्क्वायर। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, देखो सी स्कोर से सी स्कोर कट गया, और इस सी से ये सी कट गया, और बी से आपके बी कट गया, अब बचा कौन, ए स्क्वायर, भाई एक ए इधर बचा है, एक ए इधर बचा है। एक मिनट, अच्छा इसमें यहां पर डी का मान है ना, वो क्या है, सी स्क्वायर बटा बी गुणा ए है, ये नीचे ए आ रखा है ना, तो ये ए हमने, अब ए से आप काट दो, तो यहां से डायरेक्ट आपके ओवरऑल कट के क्या बचा, ए, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, ए, यानी सी नंबर ऑप्शन आएगा। ये सवाल आपके छोटे छोटे सवाल होते हैं, ये आपके सवाल नंबर दिलाने वाले होते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। काटते हो तो सही ढंग से काटा करो, सा बाद में काउंट करते हो तो आपके सामने सही नंबर आने चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, वरना आप आंसर नहीं आएगा। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखोगे, और जहां पे आपके टाइम बचत हो रही है वहां से टाइम को बचत कीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी बचत हो रहा है वहां से बचत कीजिए, और आगे कोई क्वेश्चन ऐसा भारी भरकम वाला आए, क्योंकि 2-4 सवाल तो ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम सेट करता है, पेपर सेट करता है ना, तो वो सारा माइंड सेट लेके चलता है, वो सारे स्टूडेंटों की अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए मान लीजिए 20 सवाल है, 20 सवाल में से 7-8 सवाल तो आपको बिल्कुल हलवा देंगे, बिल्कुल हलवा देंगे, यानी हर कोई स्टूडेंट कर सकता है उसको, अगर मान लीजिए उसकी तैयारी है या नहीं है। अब उसमें से आपके क्या होगा, मान लीजिए 8 सवाल ऐसे दे दिया, अब क्या करेगा वो, आपके सामने 6 या 7 या 5 सवाल ऐसे देगा जो मीडियम होंगे, मीडियम का मतलब थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो तैयारी में सीरियस है, जिनको सारे रूल याद है, वो उन सवालों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई। उसके बाद में पीछे जो भी सवाल बचते हैं, 5 या 6 सवाल ऐसे बचते हैं, 5 या 6 सवाल वो एग्जामिनर ऐसे देता है जो बिल्कुल हाई लेवल के होते हैं, जो बच्चे डेडिकेट होकर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ही वो पॉसिबल होते हैं। बाकी अगर कोई एरा गेरा नथु गेरा कोई भी आ रहा है ना, उससे वो सवाल नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वो सवाल, उन सवालों को वो बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर सकता है जो तैयारी नहीं कर रहा है, वो सवाल केवल उन्हीं के लिए काम के होंगे जो डेडिकेट होके उसको बोल रहा है, भाई मन के अंदर छाया हुआ है कि मेरे को तो इस बार ये जॉब निकालनी है तो निकालनी है, उसके लिए ऐसे 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जो उनके लिए दिए जाते हैं। इसलिए सारा लेवल होता है, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके सामने वो टाइम सेविंग वाला, टाइम अगर मान लीजिए हलवा सवाल आ रहे हैं ना, तो वहां से आप टाइम सेविंग कीजिए, और जो सवाल हार्ड आ रहे हैं ना उनमें वो अप्लाई कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने है छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, 1210 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से
400 सेव खरीदेंगे। कितने सेव खरीदेंगे? 400। और 860 रुपए के लाभ पर बेचेंगे। अब यहां से उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 1210 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब 100 सेव के 1210 रुपए दिए। तो 400 के कितने हो गए? 4 से इसको गुणा करोगे 4840 हो गए, 4840। अब यहां से 860 रुपए का ये लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो 860 इसमें जोड़ोगे तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। इन 4900 और 800 कितने हो गए? 5700। अब 5700 रुपए वापस कमाना चाह रहा है, कितने सेवों पर? 400 पर। तो यहां से 400 का भाग देने पर एक सेव का विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन हमें तो किसका याद करना? 12 सेवों का विक्रय मूल्य याद करना। तो 12 से वापस गुणा कर दो। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 से आप इसको काट दोगे 3 बार, और 57 को 3 से गुणा करोगे, 50 को 3 से करने पे 150 और 7 को 3 से करने पे 21। तो 21 और 150 कितने हो जाएंगे? 171। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है आपके सामने सातवां सवाल। अब आपके सामने कौन सा सवाल है? सातवां, कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में, पहले महीने 25%, दूसरे महीने 35% और तीसरे महीने 40% कम की गई। पहले 3 महीने में लगातार कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, यह आपको बताना। यह सवाल भी आपके लिए शानदार है। ईंधन की कीमत की क्रमागत 3 महीने में तो आपके कमी हुई, चौथे महीने में वृद्धि हुई। अब देखो इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो भी आपके सामने मतलब परसेंटेज दे रखा है, उसको फ्रैक्शन भिन्न में बदलना आना चाहिए। फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4, यानी कोई 4 की वैल्यू 1 घट के 3 पे आ गई। इसी प्रकार 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 7/20, यानी 20 में 7 की कमी, यानी 20 से वैल्यू कहां आ गई? 13 पर। फिर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी 5 में 2 की कमी होकर कहां पहुंच गई? 3 पे। लगातार 3 महीने का सेटअप आ गया। अब चौथे महीने में क्या हुआ? 3% की, सॉरी 60% की वृद्धि, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी 5 में 3 की वृद्धि। 5 में 3 की वृद्धि, यानी 5 से वैल्यू कहां चली गई? 8 पे। अब देखो आप तिरछे काट सकते हो, तो इस 4 से आप 8 को काट सकते हो 2 बार, और इस 2 से 20 को काट सकते हो 10 बार। अब कर लो गुणा, 5 और 25, 25 को 10 से गुणा करने पर ये तो आपके 250 हो गए, और इधर से गुणा करेंगे तो 13 में 117, यहां से आपको कितना मिल गया? 117। पहले 250 थी, जो 250 से कहां पे आ गई? 117 पे। तो आपको ऑब्वियसली बात है, यहां से आपको क्या है? कमी तो हुई है। अब कमी कितने की हुई है? 250 से 117 या इसके बीच का डिफरेंस कितना? इनके बीच का डिफरेंस हो गया आपके 33, 133 का। कितने का? 133 का। अब 133 का डिफरेंस हो गया किस पर? 250 पर। गुणा 100, गुणा क्या हो जाएगा? 100। अब देखो 50 के पाड़े से काट दो तो 50 दूनी 100, और 50 फाणी 150। अब 133 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 266। कितने हो जाएंगे? 266। और 266 में आप क्या करोगे? 5 का भाग दोगे। अगर किसी नंबर में आप 5 का भाग दे रहे हो तो उस नंबर का दुगुना कर दो और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो बस। तो अगर इसका दुगुना करेंगे, 266 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और 26 दूनी 52, 1 53, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, यानी 53.2% की क्या हुई है? कमी, यानी 53.2%, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। इसी पैटर्न से, इसी प्रक्रिया से हम अगले सवाल में बढ़ेंगे। 8वां सवाल है कि एक रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 35 मिनट और 15 सेकेंड में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर और कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले आप एक काम करो, 65 किलोमीटर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। 65 को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदल लो तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे। ये तो हो गई आपके चाल। अब आ गई समय की बारी। समय की बारी आ गई, इसका मतलब 35 को आप गुणा किससे करोगे भाई? 35 को, इसको भी सेकंड में बदलोगे, इसको 60 से गुणा करोगे तो 35 से कितने होते हैं? 210, 210 और 0 यानी 2100। 2115 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए? 2115। अब यहां से आप इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो किन से कट रहे हैं ये, तो देखो यहां से आपके कटने की संभावना, 9 से काटते हैं इसको, तो 9 दूनी 18, और 9 तिरी 27, 9 पंज 45, 235 बार कटेगा। और यहां से इसका आधा हो गया 9 का, 18 का आधा, 9 से काटोगे 2 बार।
अब देखो 65 को 5 से गुणा, और किसी संख्या को अगर 5 से गुणा कर रहे हो तो उस संख्या का आधा करो दो, उस संख्या का आधा कर दो। 65 का आधा कितना होता है 32.5, लेकिन पॉइंट हटा दो यानी 325। यहां से आपको 325 मिल गए, यहां से आपको 235 मिल गए, भाग दो। अब क्या करो, सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से गुणा करेंगे, तो 325 को आप 2 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे 650। लेकिन आपने 2 से गुणा किया, लेकिन करना गुणा 200 से, इसका मतलब डबल जीरो और लगा दो। फिर आप गुणा कर दोगे इसको 30 से, तो 30 से अगर 3 से गुणा करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 975, 975। और पीछे आप ये एक जीरो लगा दोगे क्योंकि 30 से गुणा। अब आप गुणा करोगे 5 से, 5 से करोगे तो 15 1 1625, यहां से 1625 आ गए। अब इनकी सबकी वैल्यू जोड़ लो तो देखो कितने हो गए 75, और 6 7 13 का 3 हासिल की 1, 6 9 15 और 1 16 और 7, यानी 76,375, जिसमें आप क्या है 2 का भाग लगा दोगे। तो 38 दूने 76, और 18 दूने 36, और 7 दूनी 14.5, यानी 38,187 मीटर। लेकिन आपको किलोमीटर में बताना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसका मतलब बराबर 38 किलोमीटर हो गया। 38 किलोमीटर 187.5 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन मारा है, ये आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। देखो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब है आपके सामने 9वां सवाल कि संख्या ए और बी का तृतीयानुपाती आपको दे रखा है ए बी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो तृतीयानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयानुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्कोर बटा ए, बी स्कोर बटा ए, और बी का मान कितना है बी है, तो बी स्कोर बटे ए, और इसका मान आपको तृतीयानुपाती दे रखा है ए इंटू बी। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो ये देखो बी की घात एक है, यहाँ बी की घात 2 है, यानी यहाँ बी इंटू बी है, इसका मतलब एक बी तो कट गया। अब बचा बी, यानी बी बराबर क्या आ गया ए इंटू ए, क्या हो जाएगा ए स्कोर। यही तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है, और यही आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है, ए स्कोर बराबर बी, इसका मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बिल्कुल हलवा होता है, केवल आपको कुछ नहीं करना है और वहां से आंसर निकल जाते हैं। अगर आप नहीं तो आपके लिए कितना भारी भरकम। अगर आपको इसका बेसिक क्लियर है ना, तो आप सवाल को आसानी से फोड़ सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सवाल को आसानी से फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब है आपके सामने 10वां सवाल कि आशीष के 2 पोते हैं, कौन कौन है, केतन और महेश है। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो केतन तो है 15 साल का, आशीष है आपके 16 साल का। केतन 15 साल का, आशीष 16 साल का, सॉरी आशीष नहीं ये महेश, महेश 16 साल का है, केतन आपके 15 साल का है। अब यहां से होता है क्या है, यहां से ये होता है कि जब वो 23 साल के कंप्लीट होता है तो उन्हें राशि बराबर मिलती है। यहां पे लिख रखा है ना 23 साल का हो जाएंगे तब तक धनराशि कहां जमा रहेगी, बैंक में जमा रहेगी, और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से लगेगा। दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है, उन दोनों को राशि है वो क्या मिलेगी बराबर। अब ओबियसली बात है, एक तो आपके 15 साल का, एक है आपके 16 साल का। 15 साल वाला तो 8 साल बैंक में राशि रखेगा, और 16 साल वाला है वो राशि कितने साल रखेगा, वो आपके 7 साल ही रखेगा। एक 8 साल, एक 7 साल। इसका मतलब 8 साल वाले को ब्याज ज्यादा मिलेगा और 7 साल वाले को ब्याज कम मिलेगा। तो आशीष क्या करेगा, इसका उल्टा खेल जाएगा, जिसको ब्याज कम मिलेगा उसे राशि ज्यादा दे देगा, और जिसको ब्याज ज्यादा मिलेगा उसे राशि कम दे देगा, ताकि दोनों का मैनेजमेंट हो के बैंक से जो राशि मिले वो दोनों को क्या मिले बराबर। तो अब देखो राशि कितनी कितनी मिलेगी वो हम निकालेंगे फ्रैक्शन से। भाई हमारा ब्याज कितना है 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। अब 4% आ गया, इसका मतलब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। एक को 25 रुपए मिलेगा, एक में 25 में 1 बढ़ा के 26 रुपए मिलेगा। 25 किसको मिलेगा, 26 किसको मिलेगा। तो ये 8 साल रखेगा, ये आपके 7 साल रखेगा। 8 साल वाले को रुपए कम मिलेंगे, यानी केतन को आपके 25 रुपए मिलेंगे, मेष को आपके 26 रुपए मिलेंगे। लेकिन सवाल वाला तो बोल रहा है मैंने 25,500 रुपए बांटे दोनों पोतों में, लेकिन हम बोल रहे एक को 25 रुपए दिए, एक को 26 रुपए दिए, हम बोलेंगे 51 रुपए। तो ये देखो राशि बटे राशि जोड़ा बना दिया। अब हमें याद क्या करना है, मेष को कितनी राशि दी, तो मेष को 26, तो 26 से गुणा कर देंगे। अब करते हैं उनसे काट दो,
यहां से देखो पूरा का पूरा आपके 5 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये 500 आ गया। अब 26 को 500 से गुणा करोगे तो आपके कितना आएगा? 13,000। 13,000 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 13,000 आपके सी नंबर ऑप्शन में है। इसी प्रकार आपके 11वां सवाल है कि वार्षिक साधारण की समान दर पर शिवम ने तो 5,484 का निवेश किया और रुपेश ने 9,484 का निवेश किया। यदि 4 वर्ष के अंत में रुपेश को शिवम से 600 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। अब ये 600 रुपए अधिक क्यों मिला? क्योंकि इसने 9,400 रुपए लगाए, इसने 5,400 लगाए, बाकी टाइम सेम, दर सेम, लेकिन ये 4,000 रुपए यहां से एक्स्ट्रा लगाने की वजह से ये 600 रुपए मिले। इसका मतलब ये 600 रुपए ब्याज किसका है? 400 रुपए का है। तो उनको दर याद करनी है। हमें क्या याद करनी है? दर। और दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें 600 दे रखा है। साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, सॉरी मूलधन इंटू समय, क्योंकि दर तो याद करनी है, तो मूलधन कितना है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4,000, क्योंकि 600 रुपए किस पे मिला है? 4,000 पे, इंटू समय, समय कितना है? 4। अब जिनसे कटते उनसे काट दो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो यहां से उड़ा देंगे। अब देखो आप 4 से 60 को काट दोगे 15 बार, यहां से 15 बटे कितना आ गया? 15/4। और 15 का आधा कितना होता है? 7.5, और 7.5 का आधा कितना होता है? 3.75। इसका मतलब 3.75 आंसर आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आपके सामने 12वां सवाल है कि गोपाल, अक्षय और अतुल की औसत वजन कितना है? कौन कौन है? गोपाल, अक्षय और अतुल, इन तीनों का औसत वेट कितना है? एक का 45 किलो है, तो 45 गुणे 3 कितना हो गया? 135 केजी। अब यहां से गोपाल और अक्षय, गोपाल प्लस अक्षय, इन दोनों का वेट, भाई एवरेज इनका 43 किलो है, तो 43 इंटू 2 कर दो, यानी 86 केजी। अब है आपके सामने कौन? अब आपके सामने अक्षय और अतुल। अक्षय प्लस अतुल, इन दोनों का वेट भी एवरेज कितना है? 43 किलो है, 43 दूने 86 किलो, दोनों का वेट हो गया। अब हमें क्या करना है? अक्षय का वजन बताना है। अक्षय का वजन बताने के लिए सबसे पहले आप या तो गोपाल का वजन निकाल लो या अतुल का निकाल लो। अगर आप गोपाल का निकालोगे, अगर गोपाल का वजन निकालोगे तो अक्षय और अतुल दोनों का वजन इस पूरे तीनों के वजन में से कम कर लोगे तो पीछे गोपाल का जाएगा। यहां से जब आप गोपाल का निकालोगे तो यहां से आप 86 किलो कम कर लोगे, तो 46, 35 और 14 कितने हो गए? 49 किलो। यानी आपके गोपाल कितने किलो का हो गया? 49 किलो का। अब गोपाल और अक्षय दोनों का वजन 86 किलो है, जिनमें से एक आपके 49 किलो का हो गया, इसमें से आप डायरेक्ट आप 49 घटाओगे तो आपके अक्षय का वजन आ जाएगा। तो अक्षय का कितना आ जाएगा? 36 एक 37 किलो। अक्षय कितने किलो का है? 37 किलो का, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 13वां सवाल कि जब 12, 15, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है। कोई एक छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का, 15 का, 18 का, 20, 25 सबका भाग जाता है, और उस संख्या का नाम हमने x दे दिया। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल है ना, जब इन तीनों का, इन सब सारी संख्याओं का उसमें भाग देते हैं ना, तो शेषफल आपके 3 मिलता है। लेकिन वो संख्या 7 से विभाज्य, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो x हमने माना है वो 7 से विभाज्य, यानी x में 7 का भाग भी जाता है। तो x का मान बताओ। अब यहां से डायरेक्ट जो बच्चा स्मार्ट होगा वो यहां से ही आपका दिमाग लगाएगा कि मैं ये पूरा काम तमाम क्यों करूं, काम तमाम क्यों करूं मैं तो आप डायरेक्ट पहले 7 की भाज्यता ही देख लूं। अगर 7 का भाग जा रहा है, ऐसा ऑप्शन अगर एक ही मिल जाए तो मेरे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, इसलिए मैं पूरा काम तमाम क्यों करूंगा। अब यहां पर दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो पूरा का पूरा इस मैटर को सोल्व करेगा, उसको टाइम लगेगा। एक बच्चा स्मार्ट होगा, वो सबसे पहले 7 की भाजकता चेक करेगा। अगर 7 का भाग जा रहा है, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे, एक दो ऑप्शन तो कैंसिल हो ही जाएंगे, फिर वो पीछे वाला ट्रिक लगाएगा, फिर पीछे वाला वो नंबर देखेगा, देखेगा भाई इसमें 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, 15 का, वो जल्दी जल्दी देख के वो तुरंत निकल सकता है। लेकिन अगर पूरा बच्चा यहीं फंस गया ना, तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा लगेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको फंसाने के लिए ये चीजें दी है। अब यहां से हम पता करते हैं कि भाई 7 का भाग कितने ऑप्शनों में जाता है, क्योंकि ये सारे मान एक्स के हैं
और x 7 से विभाज्य, इसका मतलब 7 से विभाज्य। तो यहां से हम ट्राई करते हैं 7 का भाग कितने ऑप्शनों में जाता है। अगर मान लीजिए कि एक ही ऑप्शन में जाए 7 का भाग, तो इसका मतलब तो कितना अच्छा होगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग अगर इसमें देंगे तो 7 एकम 7, पीछे बच के 2, तो पीछे आगे 23, और 23 में 7 का भाग जाता नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें ट्राई करते हैं, 7 पंजे 35, 4 बचेंगे 40, इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब ट्राई करते हैं इसमें ट्राई करेंगे तो 7 एकम 7, पीछे बच के 2, 0, तो 7 दूनी 14, 6, 63, इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो रहा है। अब देखते हैं इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 7 चौक 28, पीछे बच के 2, 29, इसमें नहीं जा रहा है। अरे वाह, इसका तो सी नंबर ऑप्शन ही होगा। जैसे मैंने बोला ना वैसा ही हुआ है। इस सवाल के अंदर इतना ये काम तमाम केवल आपको आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें दी गई है। बाकी आपका आंसर तो यहां से ही निकल रहा है। डायरेक्ट आपने 7 की भाजकता चेक की कि भाई इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर यहां से देखो 7 का भाग जा रहा है तो हमने यहां से तुरंत डिजिबिलिटी चेक कर ली कि इसमें 7 का भाग जा रहा है, हमने यहां से टिक किया। स्मार्ट बच्चा होगा, उसने 7 का भाग देके पहले ट्राई कर लिया और तुरंत उस क्वेश्चन में तुरंत उस ऑप्शन पे टिक किया और आगे बढ़ गया। तुरंत उस ऑप्शन पे टिक किया, आगे बढ़ गया। अब है आपके सामने 14वां सवाल कि ए और बी किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। तो ए और सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय दिनों में याद करके बताओ। तो सबसे पहले ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? ए और बी दोनों 28 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी 18 दिन में। फिर ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। अब यहां से आप क्या करोगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क निकालोगे यहां से कि भाई टोटल काम कितना है। फिर आप इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालोगे। तो यहां से टोटल वर्क निकालने के लिए आप इनका लोगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इस तीनों में कॉमन है आपके 2 थे। अब 2 आएगा तो यहां तो आपके 14 बचेगा, यहां आपके 9 बच जाएगा, यहां आपके 8 बचेगा। अब इन तीनों में और कॉमन, तो इन तीनों में कॉमन और तो कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां से आप 14 ही ले लो और यहां से आप 9 ले लो। लेकिन अगर आपने 14 लिया, इसका मतलब 2 इसमें से आ गया, यहां पे आपके 4 ही बचा है। यहां से ये देखो टोटल काम मिल गया। अब यहां से जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे ना, तो 28 का भाग इसमें देंगे तो 14 ने 28, तो 9 चौक कितने बच गए? 36। यानी ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 36 आ गई। फिर आप दोगे 18 का भाग, तो 9 दूनी 18, 4 चौक 56, यहां से 56 आ जाएगा। अब देंगे 16 का भाग, तो 16 का भाग देंगे तो देखो 4 दूनी 8, 2 यहां से निकालेंगे तो यहां 7 ही बचेगा, 7 63। इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 63। अब यहां से हम क्या करेंगे? ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी लिखेंगे। ए की, बी की और सी की, तीनों की क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी। अब यहां पर एबीसी तीनों की दे रखी है। इसमें से अगर आपने बी क्या घटा लिया, अगर आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बीसी घटा लो। बीस की तीनों की 63 है, 63 में से 56 निकाल लो, तो पीछे कितने बचेंगे? पीछे बचेंगे 4 3 7। ए की एफिशिएंसी 7 आ गई। अगर ए की एफिशिएंसी 7 आ गई, ए बी की 36 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी आपके 29 हो जाएगी, क्योंकि 36 में से 7 जाएगा 29। अब बी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी आपके पास है। अब आपको सी की निकालनी है। अगर सी की निकालनी है, बी की 29 है, 29 80 में से घटा लो तो 26 1 27 आ जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 27। अब क्या करना है? अब आपको ये काम ए और सी से करवाना है। वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए और सी की एफिशिएंसी हो गई आपके 134, सॉरी 34। 27 और 7 कितने हो गए? 34। तो 34 का इसमें भाग लगाएंगे। यहां से ही हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यहां से आंसर मिलता है या नहीं। तो 2 के पाड़े से ये 17 बार कटेगा।
इसका मतलब अब 17 का भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है, सारी मिश्र फ्रैक्शन आ रही है, लेकिन बट्टा में 17 आएगा और 17 आपके एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका बे आंक मूंद के आप ए नंबर ऑप्शन राइट कर सकते हो। पूरा इसको सोल्व करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपने डायरेक्ट आपके, क्योंकि इसको सोल्व तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको आती है, आप स्मार्ट हो, सारी चीज, लेकिन जो बंदा यहां से डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक करके आगे बढ़ गया, उसको आप कभी नहीं पकड़ सकते हो। सोल्व तो आप कर सकते हो, अप्रोच आपको भी आती है, अप्रोच उसे भी आती है, लेकिन उसने क्या स्मार्ट खेला और आपने बेसिक से खेला, तो बेसिक वाला पीछे रह गया और स्मार्ट से और ट्रिक से जो बढ़ने वाला आगे बढ़ गया। जहां पे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे एग्जामिनर भी आपके साथ उसी हिसाब से खेलता है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर यही चाहता था कि ये ऑप्शन से सवाल को सोल्व करके आगे बढ़े, दो स्टूडेंटों का कंपैरिजन यहां से ही वो करना चाहता था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑप्शन भी देखते साथ साथ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सवाल को पूरा ऊपर से लेके लास्ट तक सॉल्व करते और लास्ट में जो आंसर आता है उसे टिक करके आगे बढ़ते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये ऑप्शन चेक नहीं करवाता, दो ऑप्शनों में 17 डाल देता, अगर मान लीजिए दो ऑप्शनों में बट्टा में 17 डाल दिए तो फिर गड़बड़ हो जाती ना। इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया, ऐसा ऑप्शन एक ही दिया ताकि स्मार्ट बच्चा तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाए, और जो बच्चा लूज है, जो बच्चा बेसिक पे भरोसा करके और उसको सोल्व कर रहा है, तो आपके एग्जाम क्रैक कभी नहीं होगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास स्मार्ट तरीका होना चाहिए। आज के टाइम में, अभी के टाइम में एग्जाम है ना, वो इसी अप्रोच के साथ तैयार किए जाते हैं। एग्जाम का विशेष फोकस एग्जामिनर का कि बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना वो दिमाग को अलग अलग जगह कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं कि सवाल को सोल्व कर रहा है केवल उसी सवाल में आगे संख्या क्या आ रही उसी पे रगड़गसी कर रहा है, नहीं, साथ में उसका दिमाग ऑप्शनों में भी होना चाहिए। अगर जिस बच्चे का दिमाग ऑप्शनों में होता है तो साथ साथ में वो बच्चा दोनों चीजें अगर, तो वो स्मार्टनेस कहलाएगा, और स्मार्ट बच्चा वही होता है, वही बच्चा एग्जाम क्लियर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब है आपके सामने 15वां सवाल। 15वां सवाल बहुत ही शानदार सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। आपको चार ऑप्शनों में छूट दे रखी है, सबसे ज्यादा छूट कौन सी दे रही है? तो देखो, यहां से आपके पहले 10 की छूट है, फिर 13 की, 3 की छूट है, यहां से आपके 13 की छूट। फिर क्या करोगे, 13 की छूट में से इन दोनों का गुणनफल, यानी 10 30, 30 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.3 आएगा, तो ये आपके माइनस होगा, यानी 13 से उत्तर कम आएगा। यहां पर आपके क्या दे रखा है, यहां पर 10 की छूट, फिर 10 की छूट, 10 10 20, यहां से आप 20 में से कम करोगे, और कितना कम करोगे, 10 इंटू 10 100, 100 में 100 का भाग, यानी एक कम करोगे, यहां से आपके 19% आ रहा है। मुझे तो यही ऑप्शन लग रहा है, फिर भी ट्राई कर लेते। यहां से 15 में से आप कुछ घटाओगे, क्योंकि 10 और 5 15 होते हैं, तो इसका आंसर तो इससे तो कम ही आएगा ना, और इसका आंसर है 10 और 7 17, तो भी इससे तो कम ही आएगा ना। इसका मतलब ऑप्शन राइट आपके बी नंबर ही होगा। यहां से यही स्मार्ट, ये तो मैंने तो आपको सारे ऑप्शन लिख के बताए, आपको समझा के, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन आपको तो एग्जाम में किसी को समझाना नहीं, आपको तो फटाफट रफ रफ पेपर के अंदर सवाल करो, सोल्व, और आगे बढ़ो। आपका तो यही काम है, और फटाक से आपको जितना कम टाइम में के अंदर भी सवाल करके आगे बढ़ सकते हो उतना करो, और जहां से टाइम बचता है वहां से उस टाइम को सेव करो। 10 सेकंड का बच रहा है, 5 सेकंड का बच रहा है, उसको सेव करो, और कुछ कोई बड़ा सवाल आ जाता है जिसमें आपको कैलकुलेशन के बगैर कोई सहारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन वाला, कोई एग्जामिनर पूरा उस सवाल के अंदर खेला है, तो वहां पे वो टाइम आप सस्पेंड कर सकते हैं। अब है आपके सामने 16 सवाल कि राजेश 5 केजी सेब 875 में खरीदता है। 5 किलो सेब कितने में खरीदता है? 875 में, और उन्हें 220 रुपए प्रति केजी में बेच देता है। 875 में 5 किलो खरीदता है और 220 रुपए किलो 5 किलो बेच देता है। 5 किलो के कितने रुपए हो जाएंगे? 5 किलो के रुपए हो जाएंगे 1100। 875 में खरीदता है, 1100 रुपए वापस प्राप्त करता है, उसे लाभ कितना हुआ यही तो बताना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 900 और 1100 के बीच में 200 का डिफरेंस, और 25 यानी 225, यहां से डायरेक्ट ए नंबर ऑप्शन हो रहा है। आपको क्यों इसको गुणा करना, और क्यों पहले 1 किलो की वैल्यू इसकी निकालो, और वैसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जहां से आंसर निकल रहा है वहां से आंसर लगाओ। ये 225 ही मैंने तो लिखा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। 875 और 1100 के बीच का डिफरेंस 225, फटाफट टिक किया, आगे बढ़े। अब है आपके सामने 17वां सवाल। 17वां सवाल है कि 22 को 6 से गुणा करोगे, 22 6 132 इंटू, अब देखो यहां से आपके 132 ही आंसर आएगा, मैं 100% कह रहा हूं, क्योंकि 132 को
अगर आप एक से भी गुणा करोगे ना तो भी 132 आएगा, और एक के बाद में अगर आपने 2 से गुणा कर दिया तो 264 आ जाएगा। 150 आने की संभावना कम है। इसका मतलब इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नहीं तो आप ट्राई और भी कर सकते हो, जैसे 4 में 4 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और 19 में से 12 गए तो 7, और 7 में 7 का भाग देने पे 1, और 1 इंटू 1 यानी 132 को आप 1 से ही गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर 132 ही आएगा। फिर भी आप चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। 116 और 117 आने की तो संभावना बहुत कम है। हाँ, पॉइंटों के अंदर आपके इसमें अगर ऐसा आ जाता है तो ऐसी संभावना बन जाती है, लेकिन बाकी ऐसी संभावना बहुत कम बनती है। सिंप्लीफिकेशन में आगे अगर ले बाय ले सवाल सोल्व हो रहा है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपको हाँ इसमें सीधा डायरेक्ट 132 पे टिक करके नहीं बढ़ना है, इसमें थोड़ा चेक भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर खेल जाता है और यहाँ का मान है ना वो एक से कम देके 116 या 117 में से भी ऑप्शन आ सकता है, या 150 भी आ सकता है, क्योंकि एक पॉइंट कुछ आ जाता है। तो भाई 2 से कम आ जाए ना तो फिर आपके 150 आने की संभावना भी बनती है ना। अब देखो, अब आपके 18वां सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है। एलसीएम वो एचसीएफ एचसीएफ का कितना है, 126 गुना है, और उनका अंतर, सॉरी उनका एचसीएफ 7 है। आपको एचसीएफ 7 दे रखा है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है वो एचसीएफ का 5 गुना है। अब देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ का मतलब माना की संख्या, भाई एचसीएफ है, एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन है, इसका मतलब 7a और 7b। भाई 7 दोनों में कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इसका मतलब ए और बी की जगह कोई नंबर है। अब ये तो आपके नंबर मिल गए। आगे ये क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 7a माइनस 7b, ये क्या एचसीएफ का 5 गुना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपके 7 है, 7 का 5 गुना है 35 है। यहां से आप चाहो तो 7 कॉमन ले लोगे तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से बराबर 35 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 से इसको काट दोगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। अब आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग याद करना है। इसका मतलब आप यहां से नहीं कर सकते हो। अब देखो, अब आपको दोनों संख्याओं का योग याद करना है। आपको याद क्या करना है भाई, 7a प्लस 7b, यही तो याद करना है। 7a प्लस 7b, इसका मतलब यहां से एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे अपन, क्योंकि 7 इसमें भी कॉमन है, और a प्लस b, यही तो हमें याद करना है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन दे रहा है वो 7 से कटेगा। अगर एक ऑप्शन ये सा आ जाए तो वहां से हमें तो सोना पे सुहागा हो जाता है। तो इसमें 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं तो 7 8 56 और 5 इसमें भी नहीं जाएगा, और 7 एकम 7 और 4 इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन राइट होगा आपके 100%। देखते हैं इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। बाकी इसमें जाएगा। 7 दूनी 14, 7 3 21 बराबर जा रहा है 23 बार। 23 7 161 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन अगर स्मार्ट तरीका लगाया तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगर आप बेसिक से करते तो इसे किस हिसाब से करते, देखो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का कितना है, 126 गुना, और एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है भाई 7a इंटू बी, यही तो होगा। एचसीएफ का इस हिसाब से तो यही होगा, बराबर किसका, 7 इंटू 126। यहां से आप किस 7 को 7 से काट सकते थे, ए इंटू बी आ गया कितना, 126। अब 126 के ऐसे टुकड़े करने जो गुणा करने पर 126 आए और जोड़ने घटाने पर 5 आए, यानी घटाने पर 5 आए। ऐसे टुकड़े कौन कौन से होंगे, तो यहां से आप इसके टुकड़े करते तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 63 हो गया। यहां से आप इसके टुकड़े और कर सकते थे, 9 इंटू 7। अब क्या करते, 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाते तो कितने आते, 14 में से 9 गए तो पीछे कितने बचे, 7 ही तो बचे। अब क्या करते, एक तो नंबर आता 14, एक नंबर आता 9, लेकिन 7 के मल्टीपल के साथ यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू 7 इंटू 9। तो यहां से तो आपके 4 98 आ गए और 9 7 63 आ गए, और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके 161 ही आएगा। तो बेसिक अप्रोच तो ये है, बेसिक से अगर चलते हो, और अगर स्मार्ट आपने तरीका खेला है तो पहले ही आपने आंसर लगा दिया। अब है आपके सामने 19वां सवाल कि एक क्रिकेट टीम ने 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है।
एक क्रिकेट टीम में 5 खिलाड़ी जिनका औसत स्कोर कितना 55 है, पर खिलाड़ी का 55 है। ये देखा गया कि इन 5 खिलाड़ियों में से 3 का औसत 55 है, 5 का औसत 55, 3 का औसत भी 55, शेष 2 खिलाड़ियों का औसत भी कितना होगा? शेष पीछे 2 बचे उनका भी 55 ही होगा, क्योंकि इन 3 का 55 है तो पीछे 2 बचे उनका भी 55 ही तो होगा। ये देखो बिल्कुल खेला खेला है आपके सामने कि एग्जामिनर सोच रहा है कि बच्चा यहाँ स्टूडेंट फंसे इस सवाल के अंदर। अगर मान लीजिए उसने स्मार्ट तरीका नहीं अपनाया है और बच्चा कितना टैलेंट है, यहां से ही आपका टैलेंट देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स के अंदर गुणा कर सकते हो या भाग कर सकते हो या नहीं कर सकते। उनको पता है जो बच्चा कंपटीशन की केंद्र लेवल की एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है बंदा, तो वो बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट है इन चीजों के अंदर, क्योंकि उसने कैलकुलेशन रगड़ रगड़ के सीखी है। लेकिन स्मार्ट कितना है, इस सवाल को कैसे सोल्व करता है, कौन सा तरीका लगा के इसको सोल्व करता है। अगर बच्चा स्मार्ट है तो डायरेक्ट यहां से इसका आंसर ढूंढ के आगे बढ़ जाएगा। अब है आपके सामने 20वां सवाल कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आपको अनुपात दे रखा है 4:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:4। तो उनके आधारों का अनुपात आपको, अब देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार पहले का मान लो b1 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को मान लो h1, इसी प्रकार दूसरे का 1/2 इसको मान लो b2 इंटू h2 और इनका आपको दे रखा है 4/3। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है ना। अब देखो 1/2 से तो 1/2 कट गया, b1 कितना है, b1 तो हमें देखो आधारों का अनुपात याद करना है, तो यानी b1 इंटू h1 कितना है, h1 3 है और b2 और h2 कितना है 4 है, बराबर आ गया 3/4। अब देखो हमें b1/b2 याद करना है ना, तो b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो 4×3 = 12 और यहाँ 4×3, एक मिनट यहाँ पे कहां पे गड़बड़ की हमने, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। 4/3 है, अच्छा 4/3 है यहाँ पे, ये मिस्टेक की है हमने। एक मिनट, ये आपके पहले 4 है फिर बट्टे में 3 है। अब यहां से हम निकालेंगे b1/b2, तो b1 कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा आपके 4×4 = 16 और b2 कितना आ जाएगा 3×3 = 9, यानी 16:9 आंसर आएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हाँ, तो इसी के साथ आज के 20 सवाल ये कंप्लीट हुए। ये आज का पेपर आपको कैसा लगा है, अगर आपको पेपर समझ में आया, अच्छा लगा है, या किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, स्टडी में कोई चेंजमेंट चाहते हैं, तो नीचे आप प्यारा सा कमेंट करके सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब चलिए, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।